मृत्यु के बाद क्या होता है? सनातन में देह संस्कार, वहीं पारसियों में दखमा या टावर ऑफ साइलेंस, एक विशेष गोलाकार संरचना जहां सूर्य की रोशनी और गिद्धों के माध्यम से शरीर का प्रकृति में विलय होता है। लेकिन किसी राजनेता की मृत्यु के बाद क्या होता है? वहां न धर्म मायने रखता है, न सूर्य की रोशनी और ना ही शोक। वहां केवल गिद्ध मायने रखते हैं। वहां वल्चरिज्म शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद राजनीतिक गिद्ध आकर आसपास बैठने लगे। 28 जनवरी को अजीत पवार की मृत्यु होती है, 29 को उनका देह संस्कार होता है और 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बना दी जाती हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं, इतनी क्या जल्दी थी? सिर्फ 2 दिन के भीतर शपथ विधि क्यों हुई? खबर थी कि शरद पवार बारामती में परिवार की बैठक चाहते थे। उस बैठक के होने से पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुनेत्रा पवार सीधे मुंबई पहुंच गई? हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया कि एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने की जो बातें बार बार कही जा रही हैं वो झूठी हैं। अगर सच में मर्जर की बातचीत अंतिम चरण में होती तो अजीत दादा फडणवीस को कुछ तो बताते। और जो भी बातें फैलाई जा रही हैं ये केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हैं। अब मान लिया जाए कि हम फडणवीस के बयान को फेस वैल्यू पर ना भी लें तो क्या घटनाएं और बयान अपने आप में सच्चाई नहीं कहते? अजीत पवार के विमान क्रैश के तुरंत बाद ममता बनर्जी कैमरे के सामने आकर आरोप लगाती हैं कि अजीत पवार अलायंस छोड़कर अपने चाचा की पार्टी में शामिल होने वाले थे। स्रोत ट्रस्ट मी ब्रो, बस यहीं से राजनीतिक गिद्ध इकट्ठा होने लगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मृत्यु के तुरंत बाद सबसे पहले कौन बोलना शुरू करता है? एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शरद पवार स्वयं कहते हैं कि मर्जर की बातचीत चल रही थी, कि तारीख तय थी। जयंत पाटिल दावा करते हैं कि रोड मैप फाइनल हो चुका था, कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी थी, यानी शव ठंडा भी नहीं पड़ा था और एकीकरण की स्क्रिप्ट माइक पर आ चुकी थी। वहीं से असहजता शुरू होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिस पार्टी का भविष्य दांव पर बताया जा रहा है, उस पार्टी के अजीत पवार गुट से कोई भी नेता मर्जर की बातचीत नहीं करता। न सुनील तटकरे, न छगन भुजबल, न प्रफुल्ल पटेल, उल्टा बार बार इनकार करते हैं। यानी जो कह रहे थे वो बाहर थे और जिनसे होना था वो चुप थे। इसी बीच अंतिम संस्कार के दृश्य एक और सवाल खड़ा करते हैं। सुप्रिया सुले की लगातार सक्रिय मौजूदगी, व्यवस्थाएं संभालना, आगे रहना, संकेत देना, कई लोगों को ये शोक से ज्यादा एसोटेशन जैसा लगा। इरादा कुछ भी रहा हो, लेकिन असहजता वास्तविक थी और ये असहजता तब और गहरी हो जाती है जब देखा जाता है कि बयान सिर्फ एनसीपी एसपी तक सीमित नहीं रहते। संजय राउत, ममता बनर्जी जैसे इंडी गठबंधन के नेता भी आकर वही कथा दोहराने लगते हैं कि अजीत पवार अलायंस छोड़ने वाले थे। सवाल वही है, उन्हें कैसे पता? क्योंकि ये बयान जानकारी से ज़्यादा दबाव जैसे लगते हैं। आज की तारीख में सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री हैं और इसी बीच मराठी मीडिया में खबरें चल रही हैं कि अजीत पवार के दोनों बेटे शरद पवार से मिलने वाले हैं। तो स्वाभाविक है सवाल फिर वही लौटता है, एनसीपी का भविष्य क्या होगा? लेकिन अगर जरा भी राजनीतिक विवेक से देखा जाए तो एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, अगर मर्जर होना ही था तो क्या वह स्थानीय चुनावों से पहले नहीं होता? चुनाव के बाद इंतजार किस बात का? 29 शहरों में हुए चुनाव एक बात साफ कर चुके हैं, सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एनसीपी एसपी का जमीनी वजूद लगभग खत्म हो चुका है। कहीं एक सीट तो कहीं खाता तक नहीं खुला। इसके उलट अजीत पवार की एनसीपी हर जगह साफ बढ़त ले गई। यानी जिस राजनीतिक स्पेस के लिए कभी अजीत पवार शरद पवार की छाया में बताए जाते थे, वो स्पेस अब उन्होंने अपने दम पर हासिल कर लिया था। तो फिर सवाल सीधा है, जो आदमी अपने हक की ज़मीन जीत चुका है, जो अपने वोट बैंक का मालिक बन चुका है, वो वापस क्यों जाएगा? और सबसे अहम,
क्यों अपना कमाया हुआ वोट बैंक सुप्रिया सुले को सौंपेगा? अगर इस पूरे मर्जर शोर को भावनाओं से हटाकर सिर्फ राजनीतिक गणित से देखा जाए तो तस्वीर कहीं ज्यादा साफ हो जाती है। अप्रैल 2026 में राज्यसभा की कई सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें एक सीट शरद पवार की भी है, लेकिन मौजूदा संख्या बल के हिसाब से एमवीए के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो अपने दम पर मनचाहा नाम राज्यसभा भेज सके। यानी ये सवाल मर्जर क्यों का नहीं, सीट कैसे बचेगा है। शरद पवार के लिए समस्या ये है कि उनकी पार्टी के पास विधायकों की संख्या अब निर्णायक नहीं रही और बिना अतिरिक्त समर्थन के राज्यसभा तक पहुंचना संभव नहीं दिखता। ऐसे में अजीत पवार के विधायकों का समर्थन राजनीतिक आवश्यकता बन जाता है और यहीं से एकीकरण की भाषा अचानक नैतिक, भावनात्मक और ऐतिहासिक बना दी जाती है। लेकिन असल में ये विचारधारा का नहीं, वोटों का सवाल है और इसीलिए मर्जर की बेचैनी इतनी खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में ये कहना कि मेरा मृत भतीजा चाहता था कि दोनों एनसीपी एक हो, ये एक बात का कोई तर्क नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता और राजनीति भावनाओं से नहीं, अंक गणित से चलती है। इसलिए शायद ये पूरी मर्जर की कहानी एक राजनीतिक संभावना से ज़्यादा एक दबाव की रणनीति है। दबाव किस पर? एक ऐसी महिला पर जो अभी अभी विधवा हुई है और शायद इसी दबाव के बीच सब कुछ तेजी से घटता है। शपथ, पद, चेहरे। एक ग्रीविंग विडो शायद ठीक से शोक भी नहीं मना पाती क्योंकि राजनीति को संवेदना का इंतजार नहीं होता, वो अवसर सूंघती है। और यही होता है जब किसी राजनेता की मृत्यु के बाद न धर्म बचता है न मर्यादा, बस बचते हैं राजनीतिक गीत।